अच्छा, तो डायनासोर आखिर खत्म कैसे हुए? हम सब ने वो उल्कापिंड वाली कहानी तो सुनी ही है ना? पर क्या ये इतनी सीधी सादी कहानी है? असल में इसके पीछे की जो सच्चाई है वो वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर डायनासोर्स धीरे धीरे खत्म नहीं हो रहे थे? क्या हो अगर वो अपनी ताकत के शिखर पर थे और बस एक ही दिन में, एक झटके में उनका सफाया हो गया? यही वो सवाल है जो आज पूरी कहानी को पलट कर रख देता है, और इसी रहस्य की तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस थ्योरी की बात करते हैं जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। ये आइडिया कि डायनासोर का साम्राज्य तो पहले से ही अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। कई दशकों तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि डायनासोर की नस्ल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मतलब वो पहले से ही कमजोर पड़ चुके थे, और जो उल्कापिंड गिरा वो तो बस आखिरी चोट थी, जैसे किसी मरते हुए साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई हो। तो ये है वो दो बड़ी थ्योरीज जिनके बीच आज भी बहस जारी है। एक तरफ कहानी है एक लंबे और धीमे अंत की, कि डायनासोर लाखों सालों से कमजोर हो रहे थे और उल्कापिंड ने बस उन्हें खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ है एक अचानक और भयानक अंत की कहानी, कि एक फलता फूलता साम्राज्य जो पूरी धरती पर राज कर रहा था बस एक ही बुरे दिन का शिकार हो गया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। हाल में जो नए फॉसिल्स मिले हैं वो इस पुरानी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें शायद पूरी प्रागैतिहासिक कहानी को फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए, क्रिटेशियस पीरियड मतलब डायनासोर के राज का जो बिल्कुल आखिरी दौर था, उस वक्त के जो फॉसिल्स अब मिल रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। ये किसी कमजोर होती दुनिया के सबूत नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम के हैं जो जीवन से भरपूर था। मिसाल के तौर पर न्यू मैक्सिको में हुई नई रिसर्च को देखिए। टक्कर से ठीक पहले वहां एक जबरदस्त इकोसिस्टम था। टी-रेक्स जैसे शिकारी आम थे, अलामोसॉरस जैसे विशाल लंबी गर्दन वाले डायनासोर आराम से घूम रहे थे। सोचिए, अलामोसॉरस की लंबाई करीब 30 मीटर थी, मतलब एक बोइंग 737 प्लेन से भी ज्यादा वजनी। और तो और दक्षिण में तरह तरह के कलगी वाले डक बिल्ड डायनासोर भी मौजूद थे। मतलब ये किसी मरती हुई दुनिया की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं लगती, है ना? और जो टीम इन फॉसिल्स पर रिसर्च कर रही है उसका भी यही मानना है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट ने तो साफ साफ कहा है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे लगे कि ये डायनासोर किसी भी तरह की मुश्किल में थे या उनकी आबादी घट रही थी। एक और कमाल का सबूत मोंटाना से मिला है। वहां साइंटिस्ट्स को एक फॉसिल ठीक उस परत के सिर्फ 5 इंच नीचे मिला जो उल्कापिंड की टक्कर से बनी थी। ये बहुत बड़ी बात है। इसने उस 3 मीटर गैप थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया, जिसमें कहा जाता था कि टक्कर से पहले के आखिरी कुछ लाख सालों के कोई फॉसिल नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि डायनासोर उल्कापिंड गिरने के ठीक आखिरी पल तक मौजूद थे। अब हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो वाकई में होश उड़ा देने वाली है। एक ऐसी फॉसिल साइट जिसने शायद उस तबाही वाले दिन को, उसी के उसी पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया है। नॉर्थ डकोटा में एक जगह है टेनिस। ये उस जगह से 3000 किलोमीटर दूर है जहां उल्कापिंड गिरा था। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ उस प्रलय के पहले कुछ मिनटों की पूरी कहानी पत्थरों में जम गई है। इन सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट्स ने उस दिन का एक भयानक मिनट दर मिनट का ब्यौरा तैयार किया है। सोचिए जरा, मिनट 0 पर उल्कापिंड युकातान पेनिनसुला से टकराया। सिर्फ 10 मिनट बाद 11 की तीव्रता वाले भूकंप की लहरें टेनिस तक पहुंच गई। 15 मिनट के अंदर 10 मीटर ऊंची पानी की एक दीवार ने पूरी नदी घाटी को डुबो दिया, और लगभग आधे घंटे बाद आसमान से पिघली हुई चट्टानों की बारिश होने लगी। तो हुआ ये कि पहले जमीन जोरदार भूकंप से हिली, फिर पानी की एक विशाल लहर मीलों अंदर तक आ गई, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर मछली और जानवर को बहा लिया। और फिर ऊपर से टक्कर से निकला हुआ मलबा आसमान से बरसने लगा। इन सब ने मिलकर वहां एक अनोखा फॉसिल ग्रेवयार्ड बना दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? माइक्रोटेक्टाइड्स। ये पिघली हुई चट्टान के छोटे छोटे कांच जैसे गोले हैं जो टक्कर की वजह से आसमान में उछले और फिर बारिश की तरह नीचे गिरे। और कमाल की बात यह है कि ये टेनेसी में मिली मछलियों के गलफड़ों में फंसे हुए पाए गए हैं। ये एक स्मोकिंग गन सबूत है जो इस जगह को सीधे सीधे उस उल्कापिंड की टक्कर से जोड़ता है। लेकिन जैसा कि साइंस में होता है, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है।
ये बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। हम अतीत को कितनी सटीकता से देख सकते हैं? जो लोग इस नई थ्योरी पर शक करते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ एक या दो जगहों के सबूतों के आधार पर पूरी दुनिया का हाल नहीं बताया जा सकता। वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये जगहें बस कुछ आखिरी बचे हुए हॉटस्पॉट्स हों, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में डायनासोर की आबादी सच में घट रही हो। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसे समझिए। अगर हम सिर्फ मिले हुए फॉसिल्स की गिनती करें तो आखिरी दौर में यानी मास्ट्रिक्टियन पीरियड में डायनासोर के वंश कम दिखते हैं। पहले 86 थे, फिर 76 रह गए। पर जब स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स फॉसिल रिकॉर्ड में मौजूद गैप्स को भी ध्यान में रखकर कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि असल में डाइवर्सिटी या प्रजातियों की संख्या लगभग उतनी ही थी, करीब 246। और यहीं पर असली समस्या सामने आती है। हमारा फॉसिल रिकॉर्ड बहुत ही अधूरा है। ये चार्ट देखिए। हम जितने डायनासोर वंशों को जानते हैं वो शायद कुल वंशों का सिर्फ 29% है। मतलब 71% तो अभी खोजे जाने बाकी हैं। तो असली मुद्दा ये है, हो सकता है कि डायनासोर के आबादी में जो गिरावट हमें दिख रही है वो असल में गिरावट हो ही ना, ये सिर्फ एक भ्रम हो जो इसलिए पैदा हुआ क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड के बिल्कुल आखिरी दौर की ऐसी चट्टानें कम मिली हैं जिनमें फॉसिल्स मिल सकें। मतलब ये हमारे रिकॉर्ड का गैप है, डायनासोर के राज का नहीं। अच्छा, तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर डायनासोर्स वाकई में फल फूल रहे थे तो फिर उस तबाही में सिर्फ एक ही ग्रुप कैसे बच गया? इस वैश्विक तबाही के बीच डायनासोर का सिर्फ एक वंश बच पाया, आज के पक्षियों के पूर्वज। और उनका बचना कोई तुक्का नहीं था। ये उन खासियतों की वजह से हुआ जो उन्होंने लाखों सालों में विकसित की थीं। तो चोंच वाले पक्षी आखिर बचे कैसे? देखिए, उनकी बिना दांतों वाली चोंच बीज और मेवे खाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। और उस तबाही के बाद जब सब कुछ बंजर हो गया था, तब यही बीज खाने का सबसे भरोसेमंद जरिया थे। उनके ताकतवर गिजार्ड सख्त से सख्त चीज को भी पीस सकते थे। और सबसे जरूरी बात, उनका शरीर छोटा था, मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए कम खाने की जरूरत थी। इन्हीं खासियतों ने उन्हें उस मुश्किल वक्त में एक बड़ा फायदा दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, सोचिए, अगर अंतरिक्ष से वो एक चट्टान उस एक खास पल में धरती से न टकराई होती तो क्या हम इंसानों और दूसरे स्तनधारियों को कभी अपना मौका मिल पाता? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें बताता है कि हमारी धरती पर जीवन का पूरा इतिहास संयोग और तबाही की घटनाओं से कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है।